एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे जी इमरान खान के बच्चों के आने की जब से बात हुई है हुकूमत के लिए ये खबर दर्दसद बनी हुई है, क्योंकि अकील मलिक साहब ने तो ये कहा कि अगर खान साहब के बेटों का मकसद इंतशार फैलाना है तो पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी वो आ जाएँ और तहरीक चलाना चाहते हैं तहरीक चलाएँ, लेकिन कानून के दायरे में रहकर काम करें, एतराज़ नहीं, उनके बच्चों के आने से कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। ये इतनी ज़ाहिर सिलसिला जब से शुरू हुआ है PTI की जानिब से कहा गया था कि आशूरा के बाद हम तहरीक चलाएँगे, और फिर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की इसमें उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ से फिर पाकिस्तान आएंगे। और इसी हवाले से आज जमाइमा ने भी एक ट्वीट किया, साबिक अहलिया हैं खान साहब की, और उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं है, अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ गए तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है PTI के रहनुमा अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, क्या कहेंगे सारे सूरत हाल में, अगर वो दोनों बच्चे ब्रिटिश नेशनल होल्डर हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास नहीं है, ड्यूल नेशनल नहीं है, तो क्या आइन और कानून इजाज़त देता है सिर्फ मिल के वापस चले जाएँ, या अगर यहाँ कोई तहरीक चल रही है, कोई एहतजाज हो रहा है, उसमें शिरकत नहीं कर सकते फिर वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अव्वल तो इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो स्वाय इसके अगर यहाँ पे आने का हुआ तो स्वाय मुलाकात के लिए अगर आए तो आए, वो किसी एजुकेशन में या किसी प्रोफेशन के अंदर ना चलेंगे, ना चलना चाहिए उनको, नहीं चलेंगे, क्योंकि ये इतने अनस्क्रूपलस, इतने जालिम, इतने केयरलेस और हार्टलेस लोग हैं कि जिन्हें ना पाकिस्तान के आइन का तकद्दुस सामने नहीं आया, अदलिया का तबाह कर दिया, बेगुनाह लोगों को जो उन्होंने नवंबर में मारा, शहीद किया, जख्मी किया बेतहाशा, उनसे ये तवक्को रखना कि वो उनकी छोटी उम्र के बच्चे हैं और हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं, बाप को मिलने अगर आ रहे हैं तो ये उनको उनके साथ भी कोई बड़ी खतरनाक हरकत भी कर सकते हैं। जिन्होंने वो आपके सामने ही है वो उसके साथ जो किया, वो शरीफ के साथ शहीद कर दिया था, कितना अच्छा सहाफी अरशद शरीफ, कितना पढ़ा लिखा आदमी था। है जी, अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं? है जी, अरशद शरीफ। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इसलिए ये तो इनके ना इनके आगे को मतलब अखलाकियात किसी को यह अहमियत नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो यहाँ नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए उनको इस मौके के ऊपर, क्योंकि ये तो कोई चीज उनके नाम थोप देंगे और उनके साथ मतलब जो मैक्सिमम बुरा सलूक हो सकता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपका मशवरा ये होगा कि वो ना आए, लेकिन यहाँ जब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि वो आना चाहते हैं या आएंगे, उससे पहले नून लीग की जाने से बड़ा दावा किया जाता रहा जी बाप जेल में हैं, बच्चे नहीं आए, और देख लीजिए जनाब बहसी देख लीजिए, अब वो आ रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे यकीनन नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए उनको, और वजह उसकी ये जो आप बता रहे हैं। और उसके अलावा बाकी ठीक है, वो यहाँ पे एजुटेशन का और वो इमरान खान ने अगर प्लान किया है तो कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर आते हैं तो अहमद साहब क्या सियासी फायदा हो सकता है आपकी पार्टी को? किसकी वजह से? उन बच्चों की वजह से? नहीं, बच्चों की वजह से कोई सियासी फायदा नहीं होगा, और ना बच्चों को उस सियासी फायदे का सोच के भी उनको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि सियासी फायदे की निस्बत जो है उन बच्चों के यंग एज में उनको जो नुकसान पहुंचेगा, उनकी मेंटल साइकी के ऊपर जो असरात होंगे, जो ये लोग जो कर सकते हैं जो कोई हरकत, क्योंकि ये तो हिले हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर जरा सी हिस्ट्री पे चले जाए, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बनने से हुई है। इससे पहले कोई आपके पास हिस्ट्री नजर नहीं आती पाकिस्तान में। सर, आज तक तो मॉडल टाउन का भी मसला हल नहीं हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला, और मॉडल टाउन का मिसाल आपके सामने है, कितनी बड़ी किस तरीके से, किस बेदर्दी से, और खासतौर पे एक खातून के, एक प्रेग्नेंट औरत और उसके मुंह में बैरल जो है उसके मुंह में डालकर गोली चलाई गई। इससे खतरनाक वाकया कोई आप इंसानी तारीख में मुझे ऐसे वाकयात नजर नहीं आते हैं। तो ये पुलिस जो गार्ड है, जो हिफाजत करने के लिए रखी जाती है, उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये फैमिली तो इस तरह है। इससे पहले इनके मुताबिक मशहूर था कि जब ये इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री थी इनकी बदामी बाग में,
तो उस वक्त भी ये जो है, जो बहुत ज्यादा कोई मजदूर तंग करता था तो इनका मुतल्लिक मशहूर था कि ये वो भट्टी में फेंक देते थे, उसको पता ही नहीं लगता था, उसकी ना हड्डी मिलती थी ना कुछ मिलता था। सो डेंजरस पर्सन यार। सर इस निज़ाम का जाहिर है वज़ीर दिफा ने दो अल्फाज अदा किए कि एक तो उन्होंने कहा कि जी मौजूदा निज़ाम जो है वो हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड सिस्टम है, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा जी इस हाइब्रिड सिस्टम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब हैं। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त तो यही है ना, हाइब्रिड सिस्टम जो है ये, देखिए मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड सिस्टम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिल्कुल सही उनको चुना गया उस काम के लिए, क्योंकि इस नवाज शरीफ की पॉलिटिकल कैरियर की जो है ये किसकी कोख से जन्म लिया उन्होंने? जनरल जिलानी, मार्शल लॉ की। जी जी बिल्कुल, ज़िया-उल हक की कोख से। तो ये कुछ कह ले, ये तो तमाशा बनाया हुआ है। हर फौजी जनरल के खिलाफ इसलिए होते थे कि वो इनकी करप्शन पकड़ी जाती थी। ISI के ऑफिसर जो है वो उनकी पता लग जाता था, क्योंकि जब आपको याद होगा तो जो मर्जी ये बातें कर लें, लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता, ना तारीख हो सकती है। क्योंकि जब ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट में पनामा का, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इनकी करप्शन के और वहां की प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाई यूरोप में और मिडिल ईस्ट में, उनकी सारे की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हुई है। वो अगर आप जस्टिस, नहीं बात सही है आपकी साहब, लेकिन सजा तो फिर उस पे हुई बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। वो ये तो बात करते हैं नून लीग वाले की, जी देख लीजिए करप्शन। नहीं वो तो देखें मेरी बात सुने, वो तो इस बात को उछालते हैं, वो तनख्वाह लाने का वो तो फॉल्स डिक्लेरेशन था। वो आर्टिकल 62 के अंदर फॉल्स डिक्लेरेशन के बुनियाद के ऊपर वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू था। लेकिन वो उसके अलावा तो ये सारी जो करप्शन की डिटेल तो कभी आप वो जस्टिस गुलजार का और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट तो पढ़ के देखिए। ये तो ऐसे बातें बना के कि मुझे क्यों निकाला और मैं ये बच्चे की मैंने एक फॉल्स मैंने तनख्वाह जो है उसके ऊपर मुझे निकाल दिया डिस्क्वालीफाई करने का। एवन फील्ड का आज तक नहीं बता सके एवन फील्ड का कि किस तरह लिए थे, क्या हुआ था। हाँ जी, एवन फील्ड सर आज तक पता नहीं चला हमें किस तरह लिए थे, कहाँ से पैसा गया, किस तरह गया। हाँ आपके सामने देख लें, अभी तक वहीं पूरी उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी का आज तक नहीं हुआ, कभी डिटेल आएंगे ये कैसे बनी है प्रॉपर्टी। और उनकी स्टेटमेंट अगर आप ले लें, इनके बेटों की स्टेटमेंट ले लें, उसकी मरीम नवाज की स्टेटमेंट ले लें, और इसकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो इसने स्पीच की थी और प्रॉपर्टी की डिटेल बताई थी वहां पर, उन सारों के सामने ले लें तो उसका बड़ा झूठी कोई नहीं है। ये सबकी स्टेटमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये तो, और फिर आप मेरी बात सुनिए, आप देखें कि तरक्की पजीर ममालिक में जो ममालिक एक्सेल करके जो इस वक्त जो है तरक्की याफ्ता कंट्रीज के अंदर कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, मसलन सिंगापुर है, मसलन आप देखें इसको मलेशिया को देखें, और फिर आप इवन इंडिया को देखें, तो आप इन तीनों ममालिक में देख लीजिएगा कि उनकी लीडरशिप जो है, जिन्होंने इस रास्ते पे उनको एक्सेल करके ऊपर ले गए, वो गरीब से गरीब रहे खुद। जो उनका रिफॉर्मर था सिंगापुर का, ऑर्डिनरी आदमी था, और ऑर्डिनरी आदमी ही की शक्ल में क्या पोजीशन के अंदर उसकी डेथ हुई। लेकिन कौम को कहाँ से एक सी पायरेट्स का एक आइलैंड था, उसको कहाँ से कहाँ उठा के ले गया। आज उसके सबसे दुनिया में जो रिजर्व देखें और उसकी सिचुएशन को देखें, मलेशिया को देखें, महातर साहब ने कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। महातिर मोहम्मद। इंडिया की लीडरशिप देखें आप, वो लाल बहादुर शास्त्री जो वहाँ पे आउट ऑफ जुबिलेशन उसकी जो ताशकंद में डेथ हो गई थी, तो उसको आप देख लीजिए कि जब वो उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी वाइफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा था, तो लुकिंग फॉर रेंटेड हाउस, कोई काम नहीं था उनका। सर इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें मुल्क अब ये वो मुल्क अमीर हो गए, उनकी लीडरशिप उसी तरह गरीब रही। और जहां पाकिस्तान का मसला आया तो वहां पे ये दो भाई की ये फैमिली जो है, ये इमारत के जो है हाई से डिग्री को छू रही है आज, लेकिन मुल्क में क्या तो जो है गुर्बत का आलम आप देख लीजिए कि बिलो पॉवर्टी 9% की जो है वो आज 12 करोड़ से ऊपर हो गई है।
बिल्कुल, आलमी बैंक की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन हुकूमती दावे ज़ाहिर है अलग होते हैं। ये कहानियाँ जो सुनाते हैं हमें उज़रा सर बैठकर, वो तो सुनाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ गया है, मईशत बेहतरीन चल रही है, अमन का दौर दौरा है और इस वक्त जमहूरियत जो है बिल्कुल आज़ाद है, किसी इदारे पर कोई दबाव नहीं है। सर, ये 26 जो अरकान है पंजाब असम्बली के, उनके हवाले से रेफरेंस भेजा और अब खबर ये है उस हवाले से कि मुअत्तल जो पंजाब असम्बली के अरकान नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और रेफरेंस जो है स्पीकर को मौसूल हो गया। पाकिस्तानी तारीख में सर ऐसा कभी हुआ है कि नारे लगाने पर या तकरीर न करने दी हो, हुल्लड़बाजी का, इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए? मेरी बात सुनिए ना, देखें यहाँ पे तो और सूरत मुख्तलिफ है। देखें, अव्वल तो सारी दुनिया के पार्लियामेंट के अंदर ये हंगामे भी होते रहते हैं। जापान को देख लीजिए और यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता रहा है, साउथ अमेरिका में, इवन अमेरिका के बहुत सारी जगहों के ऊपर ये वाक़यात होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि यहाँ पे जो ये जो रेफरेंस भेज रहे हैं कि जिन्होंने जो है वो इखलाक से गिरी हरकत की है, जी इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने फला किया, तो ये कहने वाले और वो स्पीकर समेत ये तमाम असम्बली और ये जितने अहले इक़्तिदार हैं इस वक्त, इनसे पूछें कि आप अपने गिरबान में तो झांके, आप हैं कौन? आप तो फॉर्म 47 की औलाद हैं ना, आपका कोई पीछा ना कुछ, ना आप कहीं इलेक्ट हुए। अगर इलेक्ट हुए होते तो इलेक्शन ऑडिट करवाते आप, इतना शोर हंगामा हुआ था। तो इसलिए ये आपके मुंह से ये वैसे जायज नहीं लगता, इसलिए तो आप उन्हें वो वाक़या पढ़ा होगा कि हजरत ईसा का, जिसको पर हदीस भी है, हजरत ईसा के ज़माने में एक औरत को पकड़ के ले गए और उसको कहा कि ये ज़िनाकारी का इसको पर जुर्म है और इसकी संसार करने की सजा इसको दी जाए, और लोग पत्थर पकड़े खड़े हुए थे कि उसको दबा के इसको मारेंगे। तो हजरत ईसा ने फौरन सबको रोका और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पत्थर वो पत्थर फेंकने का हकदार है जिसने खुद ये जुर्म ना किया हो। तो सब लोग जो है पत्थर छोड़ के वहां से छोड़ के चले गए। और इन्होंने तो वो इतने बड़े जुर्म किए कि ये जुर्म जो है कि पार्लियामेंट में हंगामा किया, ये तो उसके मुकाबले में जो इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर जिस अंदाज में हमला करके कब्जा किया हुआ एक बंदूक की ताकत के ऊपर, उसके मुकाबले में तो ये जुर्म ही कोई नहीं है। ये तो ऐसे जुर्म है कि जैसे ट्रैफिक के सिग्नल की वायलेशन कर ली इन्होंने। और उसमें लगता है सर आपको कि डी-सीट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह भेजा गया है, जिस तरह बात कर रहे हैं मुसलसल वो? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन लगता है आपको डी-सीट कर देगा 26 अरकान को? आवाज नहीं साफ आ रही। मैंने सर डी-सीट होने के चांसेस हैं इसमें या नहीं है? किस चीज के चांसेस? डी-सीट करने के 26 अरकान को। इमरान खान को नहीं, डी-सीट ना कर दे, मैंने इनको मुअत्तल तो किया हुआ है ऑलरेडी 26 अच्छा, डिस्क्वालीफाई ना, डिस्क्वालीफाई करने के देखेंगे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन का होना जो बैठा हुआ है और वो उसको देखो उसकी टर्म भी खत्म हो चुकी हुई है, फिर उसको बैठाया हुआ है। ये तो किसी सूरत से आपने देखा और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। पीछे उनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके और इनके साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट में क्या तमाशा लगाया उन्होंने। मैं आपको एक वाकया बता दूंगा, आपके पास अगर 2 मिनट है तो, बड़ा रेलेवेंट वाकया जी। देखिए, इन्होंने, आपको याद होगा इमरान खान की जो इसने असेंबली में इसने शुरू में जो वाकया हुआ था उसको चैलेंज किया गया, नो कॉन्फिडेंस वाला इशू जो था। तो एक बड़ा बेंच 5 रुकनी बेंच बना था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। उन्होंने इलेक्शन फैसला सुनाने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोर्ट के अंदर बुलाया। मैं खुद वहां मौजूद था क्योंकि मैं एज एडवोकेट जनरल मैंने भी आर्ग्यू किया था, तो मैं आई वाज देयर। और उन्होंने कहा, ओपन कोर्ट में इनको बुलाया और कहा इसको बुला के कि आप ये बताएं कि आप कब तक इलेक्शन करवाने के आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए। इसने जवाब दिया कि जनाब हम अभी नहीं है, अभी हमें टाइम लगेगा, फलाफला समय, और वो हम कर रहे थे, हमें 5 से 7 माह लग सकते हैं। दिस वॉज द स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकी, कि 5 से 7 माह लग सकते हैं कि हमें तैयारी के लिए।
और वो 5 या 7 माह उसके बाद खैर वो जब इनकी खत्म हो गई, पेडीएम की हुकूमत बन गई, और उसके बाद मैटर जो है वो 90 डेज के इलेक्शन का मैटर जो है कोर्ट में जब आया, हम बंजाल साहब भी सर वक्त के लिए तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि उस वक्त क्या कहा इन्होंने। बिल्कुल सर, वो तो और बाद में फिर सबको बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम में हमने बात की और खान साहब के बच्चे के वाक़ई दर्द-ए-सर बने हुए हैं। ये जो बात की हुकूमत की जानिब से कि अगर एजुकेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं, सियासत उन्होंने करनी है, तो फिर ज़ाहिर अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप आ जाएँ, ड्यूल नेशनल है तो बात हो सकती है, वरना अपने वालिद साहब से मुलाकात करें और वापस चले जाएँ। लेकिन आईनी और कानूनी पहलू भी इसमें हमने आज कोशिश की कि दोनों डिस्कस हो जाएँ। और ये ख़ास तौर पर बार बार जो बात की जाती है कि 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या नहीं, ऐसा हुआ इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।